हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, हमने मूल कंसेप्ट चैप्टर को पूरा पढ़ लिया है। ये एक टॉपिक बच जाता है जिसको मैं लास्ट में लेता हूँ। तो ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं, ये फंडामेंटल लॉज हैं केमिस्ट्री के। बहुत पहले ये सन 18th एंड 19th सेंचुरी में डिस्कवर हुए थे, वहाँ दिए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, बहुत ही फंडामेंटल्स लॉज हैं। आप इनको पढ़ेंगे तो लगेगा अरे इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हम पहले से ही जानते थे। लेकिन जब ये डिस्कवर हुए थे, जब ये दिए गए थे, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी बात थी, बड़ा अचीवमेंट था। तो ये एक्सपेरिमेंट कर करके लॉज बनाए गए। ठीक, तो क्या है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? हम 6 यहाँ पर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। किन किन साइंटिस्ट ने इनको दिया, उनके नाम यहाँ पर भी लिखे हुए हैं ब्रैकेट में। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गैलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड एवोगाड्रोस लॉ। इसमें मैं कहूंगा कि ये जो फोर्थ है ये ज्यादा काम नहीं पड़ता है। अगर नीट वाले से देख रहे हैं तो इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जेई वाले एक बार देख तो लो ही, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, हालांकि इतना जरूरी नहीं होता है, पर आजकल कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसे लिखो। हम लेते हैं सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, तो सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे दिया था एंटोनी लिवोसियर। आप जानते हैं कौन था? इसे माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, आज की जो केमिस्ट्री की शुरुआत होती है, जिसमें बिल्कुल हर चीज का मेजरमेंट करना, नापना, कितना मास कन्वर्ट हुआ, कितनी गैस मिली, वो सारी चीजें का काम ये अपने लैब में, अपने कमरे में बैठे बैठे करते थे। ठीक है, तो पहले ऐसा माना जाता था कि अगर आप, जैसे आपने लकड़ी को जलाया तो सिर्फ राख बच गई, बाकी सारा मास गायब। इतना बड़ा लकड़ी का गट्टा गायब, थोड़ी सी राख बच गई, तो लोगों का मानना था कि मास गायब हो जाता है। लेकिन इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से साबित किया कि जिस भी वेसल में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें देखा कि जो मास है, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद वो चेंज नहीं होता। ठीक है, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से साबित किया कि, अब क्या एक्सपेरिमेंट थे उनमें हम नहीं जाएंगे, कि टोटल मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या बना नाम है? टोटल मास इन अ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, it can only changes its form, बस अपनी फॉर्म बदल लेता है। ठीक, जैसे एनर्जी भी, आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, कि मास जो है वो ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बस अपनी फॉर्म बदल लेता है। हो सकता है मास गैस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, बट मास हमेशा कंजर्व रहेगा। तो कई लोग क्या यहाँ पर गलती करते हैं कि केमिकल रिएक्शन है तो लिख देते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। नहीं, ऐसा नहीं करना। क्या लिखना होता है? अगर मैं इसको एक और तरीके से बोलना चाहूं तो बोलूंगा इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट रिमेन सेम, ऑलवेज रिमेन सेम। टोटल मास कभी नहीं बदलता रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट का। ठीक है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहता हूं एक एग्जांपल के तौर पर, कैल्शियम कार्बोनेट है।
इसको आपने हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन गया। अब आपने इसका इनिशियली 100 ग्राम लिया और आफ्टर रिएक्शन अगर आप इसको सोशियोमेट्री से करते हो तो इसका पूरा का पूरा 100 ग्राम चला गया और इसका कितना बनता है 44 ग्राम और इसका कितना बनता है 56 ग्राम। तो रिएक्शन से पहले 100 ग्राम था और रिएक्शन के बाद भी अगर आप टोटल चेक करोगे तो टोटल मास रिएक्शन से पहले भी कितना था 100 ग्राम था और टोटल मास रिएक्शन के बाद भी कितना है 100 ग्राम। टोटल मास कभी नहीं बदलता। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट ऑलवेज रिमेन सेम बिफोर, ड्यूरिंग या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन यहां पर तो मैंने बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन ले लिया, बीच में भी जब पूरा का पूरा ओके। तो अच्छा ये जो मैंने लिखा है ये अकॉर्डिंग टू सोशियोमेट्री लिखा हुआ है, ठीक है। ओके अगर कोई लोग बिना सोशियोमेट्री पढ़े देख रहे हैं तो उन्हें ये थोड़ा एग्जांपल अजीब लग सकता है। एक और लेता हूं जिसमें कोई सोशियोमेट्री की जरूरत नहीं पड़ती, मैं हटाता हूं ये। इस एग्जांपल से सब क्लियर हो जाएगा। लेट्स से ये कोई रिएक्शन है A प्लस B C प्लस D, कोई भी एक रिएक्शन है। अब इनिशियली रिएक्शन से पहले मान लो कुछ भी, ये था 10 ग्राम और ये था मान लो 20 ग्राम, कुछ भी मान लो, ठीक है। कोई भी इनकी सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो सकता है। अच्छा क्या हुआ, रिएक्शन हुई, आफ्टर रिएक्शन या ड्यूरिंग रिएक्शन किसी एक टाइम पे ये CO D तो था ही नहीं, मान लो ये रह गया 6 ग्राम, ये रह गया मान लो 12 ग्राम, ये D बन गया मान लो 7 ग्राम, ऐसे। तो आपसे कहता है कि बताओ C कितना होगा, ठीक है। तो आप यहां पर सिंपली क्या लगाओगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाओगे और देखोगे कि टोटल मास कितना है यहां पर। पहले 10 प्लस 20 30 ग्राम है और किसी भी टाइम पर आफ्टर रिएक्शन है या ड्यूरिंग रिएक्शन है आपको ये डेटा दे रखा है, तो अब भी जो टोटल मास होगा वो क्या होगा 30 ग्राम ही होगा और वो किससे बना होगा 6 ग्राम प्लस 12 ग्राम, मान लो ये x ग्राम है, प्लस 7 ग्राम इज इक्वल टू 30 ग्राम। तो x कितना आ गया 18 और 7 25, x आ गया 5 ग्राम। तो ये कैसे किया हमने, ये किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, ठीक है, ठीक है ऐसे। अच्छा इसका एक एक्सेप्शन होता है कि कहां पर ये अप्लाई नहीं होता है, वो हम नोट डाल के लिखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डू नॉट applicable on nuclear reactions। न्यूक्लियर रिएक्शन पर ये अप्लाई नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है, जो मास है वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शंस mass changes into energy according to
E इक्वल टू mc स्क्वायर। ये आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन है जो कहता है कि जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए जो आपका एटॉमिक बॉम्ब है तो छोटा सा, लेकिन वो कितनी एनर्जी क्रिएट करता है, उसमें मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। साइंटिस्ट वो आइंस्टाइन ने ये बताया था। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में ये अप्लाई नहीं होता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके लिए अलग से हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एंड एनर्जी कंजर्वेशन, वो एक अलग लॉ है। सिर्फ और सिर्फ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं है, इसके लिए आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक है, तो आप ये एक्सेप्शन केस ध्यान रखेंगे। लिखिए ऐसे, ओके। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, जिसे दिया था बाय जोसेफ प्राउस्ट। अच्छा, इससे पहले वाला जो लॉ था वो दिया था एंटोनी लेवोसियर, जिसे हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। आप जानते हैं, आप लोगों ने सबने अपने क्लास 9-10 में आई थिंक कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, और उसमें एक वर्ड पढ़ा होगा गिलोटिन, वो जिससे गर्दन काट देते थे, गिलोटिन। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थिंक हुआ था जब 1789 के आसपास, जब भी हुआ था, तो उसमें गिलोटिन कर रहे थे। मतलब उन्हें जो भी थे कि भाई राजा के साथ जो भी मिले हुए लोग थे उनको वो सब मार रहे थे। उन्हें लगता था कि ये सब करप्ट है, राजा और उसके आसपास के जितने भी जो इलाइट ग्रुप है वो सब करप्ट है। तो उन गिलोटिन जिनको भी किया गया, बड़े बड़े अधिकारियों को, सामंतों को, उनमें ये एंटोनी लेवोसियर भी शामिल था। एंटोनी लेवोसियर भी एक एलाइट ग्रुप में माना गया, और माना गया कि ये भी ऐसा ही इन्हीं के लोगों को जैसा है, इसे भी मार दो, और एंटोनी लेवोसियर को गिलोटिन किया गया था। एक इतने अच्छे साइंटिस्ट। ठीक है, खैर इसकी किस्मत। अब आते हैं लॉ ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पे या कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। तो ये लॉ क्या कहता है, सबसे पहले तो लिखते हैं ये कहता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, any compound have constant percentage composition or constant ratio by mass of its constituent elements irrespective of the source from where that compound is obtained, या where irrespective of the source where that compound is found। ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब क्या मतलब है इसका, समझना। एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये लॉ कहता है कि कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं जिनसे वो बना है, जैसे कि लेट्स से वाटर है, किससे बना है, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। कार्बन डाइऑक्साइड है, किससे बनी है, कार्बन से और ऑक्सीजन से। तो कहता है कि वाटर के अंदर जितना परसेंट हाइड्रोजन है और जितना परसेंट ऑक्सीजन है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, उतना परसेंट ही रहेगा, चाहे आप उस वाटर मॉलिक्यूल को कहीं से भी, दुनिया में कहीं से भी पानी ले आओ, उसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, ठीक है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ, एग्जांपल से बताता हूं। एग्जांपल लो आप वाटर का, जैसे मैंने कहा। अब इसमें अगर आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन देखोगे, मास परसेंटेज, क्या हमने मास परसेंटेज निकालना सीखा है? बिल्कुल सीखा है। तो मास परसेंटेज इसकी आती है ये, और ऑक्सीजन की कितनी आती है ये। तो अप्रॉक्स 11.1% आता है, और
ये अप्रॉक्स 88.9% आता है। ठीक है, या फिर अगर आप रेशो बाय मास की, ये तो मैंने बात कर ली परसेंटेज कॉम्पोजिशन, रेशो बाय मास की बात कर लो भाई। वाटर मॉलिक्यूल में अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखोगे तो 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो 16 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है, यानी 1/8। ये क्या हो गया आपका रेशो बाय मास। अब ये कहता है, आप कोई सा भी ले लो, रेशो बाय मास ले लो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ले लो। अब ये कहता है कि दुनिया में कहीं का भी वाटर का मॉलिक्यूल उठा लो, उसमें 11.1% हाइड्रोजन होगी और 88.9% ऑक्सीजन होगी। अब आप चाहे वो वाटर आपके घर का हो, आपके घर के आरओ का हो, चाहे गंगा नदी का हो, चाहे इंडियन ओशियन का हो, चाहे पैसिफिक ओशियन का हो, तुम्हारी आंखों का हो पानी अगर है तो, उस सब में जो वाटर मॉलिक्यूल है, सब में जो वाटर है, उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो हमेशा और हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। अब तुम कहोगे अरे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, पानी तो पानी होता है, चाहे यहां का हो चाहे अमेरिका का हो। लेकिन देखो, आपके लिए बहुत ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उस टाइम पे ये ऑब्वियस नहीं था। उन्हें लगता था कि इस जगह जो पानी है उसमें कुछ अलग होगा, उस जगह जो पानी है किसी दूसरे देश में कुछ अलग होगा। ठीक है, लेकिन जोसेफ प्राउस ने बताया कि कोई भी कंपाउंड कहीं भी मिले, उसमें जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का परसेंटेज है या रेशियो बाय मास है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, वेदर water molecule found in any river, कुआ, वेल ही कहते हैं, और ओशियन, इट हैज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, या रेशियो बाय मास क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, ठीक है। आप CO2 उठा लो, लेट्स से आपने एग्जांपल ले लिया CO2 का। कार्बन डाइऑक्साइड का ले लिया। अब इसमें आप परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालोगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे, क्या आएगा, 12/44, क्या आएगा, 32/44, कुछ भी यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी। या फिर आप रेशो बाय मास निकालोगे, कार्बन रेशो ऑक्सीजन 12/32, और कितना आ गया, 6/16, और 3/8। ये क्या आ गया आपका रेशो बाय मास। अब जो CO2 है, चाहे तुम्हारी नाक से निकले या मेरी नाक से, चाहे तुम्हारी गाड़ी से निकले या मेरी गाड़ी से, चाहे कहीं से भी निकले, CO2 में परसेंटेज ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, या जो भी CO2 है उसमें रेशो बाय मास जो रहेगा वो 3/8 ही रहेगा। ये फिक्स्ड है। यही होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। क्लियर है, क्लियर, लिखो इसे। ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि एक स्टूडेंट है, 4 ग्राम कॉपर को जब वो हीट करता है तो उसको 5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड मिलता है, और दूसरा स्टूडेंट जब 2 ग्राम कॉपर को हीट करता है तो 2.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड मिलता है। तो कह रहा है कि चेक करो क्या ये दोनों सैंपल कॉपर ऑक्साइड के जो हैं ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करते हैं या कंफर्म करते हैं। ठीक है, ठीक, चलो करते हैं। तो मेरे पास ये कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर का ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड लिख दिया बस। क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड कई तरीके से होते हैं। तो यहां पर अगर आप कॉपर को देखोगे और ऑक्सीजन को देखोगे तो जो आपका पहला सैंपल है, सैंपल फर्स्ट, उसमें कॉपर कितनी है, 4 ग्राम, ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन है क्या, 1 ग्राम, समझ गए।
यानी आपने कॉपर को हीट किया, बर्न किया, तो 4 ग्राम तो कॉपर है। अब टोटल कॉपर ऑक्साइड बनने के बाद वो 5 ग्राम हो गई, तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितनी ऐड हुई है? 1 ग्राम। ठीक है, तो यहां पर जो सैंपल 1 है उसमें 4 ग्राम आपका कॉपर है और 1 ग्राम आपकी ऑक्सीजन है। ठीक है, 4:1। दूसरा सैंपल कहता है कि 2 ग्राम कॉपर को जब हीट किया तो 2.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड मिला। इसका मतलब जब आपने सैंपल सेकंड लिया तो कॉपर और ऑक्सीजन, कॉपर कितनी लिया आपने? 2 ग्राम, और ऑक्सीजन कितनी लिया आपने? 2.5 ग्राम। सॉरी, ऑक्सीजन 2.5 थोड़ी है, ऑक्सीजन कितनी आ गई जरा मुझे बताओ? 0.5 ग्राम। कैसे भाई? 2 ग्राम कॉपर है, हीट करने पर ऑक्सीजन कितनी जुड़ी है? 0.5 ग्राम। तो जरा आप इसका रेशो देखोगे ना, 0.5 2, तो क्या मैं इसको 1:4 लिख सकता हूं? तो दोनों ही सैंपल में अगर आप गौर करोगे तो 1:4 ही है। समझ गए? दोनों ही सैंपल्स में, तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो कर रहा है। तो ये रेशो बाय मास हो गया ना, रेशो बाय मास दोनों का सेम है, तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करता है। क्लियर? क्लियर। ठीक। अब जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, अ सैंपल ऑफ H2O2 have a sample of 34 gram H2O2 have 32 gram oxygen, another sample of 68 gram H2O2 have 64 gram oxygen। तो बताओ, check whether it follows law of constant composition। ठीक है, और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक ठीक, करते हैं। इसको बैठा देता हूं, दिख रहा है ना? देखो, अब आपके पास ये, इसे कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो भैया दोनों सैंपल ले लो, सैंपल फर्स्ट एंड सैंपल सेकंड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पहले सैंपल में 32 ग्राम क्या है आपकी? ऑक्सीजन है। टोटल 34 ग्राम H2O2 है, तो हाइड्रोजन कितनी हो गई? ऑब्वियसली 2 ग्राम। तो रेशो क्या आ गया? 1:17, सॉरी 16। ये क्या आ गया आपका? पहले सैंपल में रेशो बाय मास आ गया। चाहो तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी निकाल सकते हो। अब दूसरे सैंपल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है? 68 ग्राम सैंपल में 64 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 4 ग्राम क्या बच गई? हाइड्रोजन बच गई। तो 16 चौक 64 आ गया रेशो बाय मास। तो दोनों ही सैंपल में रेशो बाय मास कैसा है? सेम है। तो ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, दोनों सैंपल चेक करने पर पता चलता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो करता है। ठीक है, ये इसके बेसिक वो। अब यहां बात करते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस हैं। हर जगह लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन लागू हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ एक्सेप्शनल केस है, उसके बारे में बात करता हूं। इसे लिखो, मैं मिटाता हूं। तो आप कुछ एक्सेप्शनल केस लिख लेते हैं जहां पर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन अप्लाई नहीं होता। पहला है
अगर आइसोटोपिक वेरिएशन आ जाए, ठीक है, और दूसरा होगा आपका नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स में। देखो, आइसोटोप आप लोग जानते हो, आइसोटोपिक वेरिएशन आ जाए, मान लो एक ही कंपाउंड है, मान लो वाटर है, वो अलग अलग आइसोटोप, उसके अंदर जो एलिमेंट यूज हो रहे हैं उसके अलग अलग आइसोटोप्स यूज हो रहे हैं, तो ऐसे केस में वो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को फॉलो नहीं करेगा। क्या बोला मैंने, लिख के बताता हूं फिर समझ। इफ अ कंपाउंड हैव different isotope of a element, have different isotopes of constituent elements, then it do not follow law of कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, अब मैंने कह दिया वाटर का एक सैंपल और ये वाटर का दूसरा सैंपल, इसमें जो हाइड्रोजन इस्तेमाल हुआ है वो इस्तेमाल हुआ है प्रोटियम, और इसमें इस्तेमाल हुआ है ड्यूटेरियम। जानते हो ना, ये 1H1 और ये 1H2, प्रोटियम ड्यूटेरियम, इसको हालांकि हम डी से यूज करते हैं और ये हमारा प्रोटियम है। तो ऐसे केस में क्या ये दोनों का रेशो बाय मास सेम हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर आप इसमें रेशो बाय मास निकालोगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, तो वो आएगा 2:16 यानी 1। अगर इसका रेशो बाय मास देखोगे तो क्या आएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2:16, क्योंकि इसका जो मास है प्रोटियम का वो 1 ग्राम है, 2 है तो 2 हो गया, तो 1:8 आ गया। और अगर आप इसके इसमें बात करोगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, तो यहां पर 4 ग्राम वर्सेस 16 ग्राम है, यानी 1:4 है। तो यहां वाटर मॉलिक्यूल में प्रोटियम इस्तेमाल हुआ है और यहाँ ड्यूटेरियम इस्तेमाल हुआ है, इसलिए रेशो बाय मास से नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक। अब मान लो आपने इस सैंपल में CO2 का सैंपल है, कार्बन आपने यहां पर 12 इस्तेमाल कर लिया और दूसरे सैंपल में 13 इस्तेमाल कर लिया, तो क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को फॉलो करेगा? कतई नहीं करेगा। ठीक है, तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात, तो यहां पर कार्बन ऑक्सीजन का रेशो क्या आ जाएगा, 12 ग्राम वर्सेस 32 ग्राम, और यहां पर क्या आ जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन का 13 ग्राम वर्सेस 32 ग्राम। सेम नहीं है, सेम नहीं। क्लियर? क्लियर। ऐसे ऑक्सीजन के भी अलग अलग आइसोटोपिक फॉर्म आ सकते हैं। जब ये लॉ दिया गया था तब उस टाइम आइसोटोप्स की नॉलेज नहीं थी, दैट्स व्हाई। ओके, हाँ दिख रहा है। अब आ जाओ सेकंड, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। अब ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, जरा ध्यान दो। हम आगे डाल्टन लॉ भी पढ़ेंगे, उसमें कहा जाता है कि जब एटम्स आपस में मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं तो वो ऐसे कंबाइन होते हैं कि उनके नंबर ऑफ एटम्स के बीच सिंपल इंटीजर रेशो हो एटम्स के बीच में। वापस से समझो, जैसे कि CO2 बना, एक एटम कार्बन का और 2 एटम किसके, ऑक्सीजन के मिले। N2O5, 2 एटम नाइट्रोजन के और 5 एटम ऑक्सीजन के मिले, तो ये सिंपल होल नंबर रेशो है। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। हाँ, तो मैं कह रहा था आपने जितने भी
कंपाउंड्स पढ़े होंगे और उसमें आपने देखा होगा कि एक एटम दो एटम के साथ अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो आपस में सिंपल इंटीजर रेशो में मिलते हैं। लेकिन जैसे ये दो एटम नाइट्रोजन, पांच एटम ऑक्सीजन, एक एटम कार्बन, दो एटम ऑक्सीजन से मिल रहा है, वाटर है, दो एटम हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, ठीक है, आपने ये सब पढ़ा। ये सोशियोमेट्रिक कंपाउंड है, ये सोशियोमेट्री को फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो सोशियोमेट्री को फॉलो नहीं करते, नॉन सोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। कौन से वो कंपाउंड होते हैं मैं एक बार बताता हूं। तो सम कंपाउंड्स do not have fixed composition, खासकर से कौन से, स्पेशली ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं जानते अभी के लिए समझ लो डी ब्लॉक के एलिमेंट, और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट भी नहीं जानते वो कुछ एक दो एग्जांपल देख लो। जैसे कि भाई आपका फेरस ऑक्साइड है, आयरन का एक ऑक्साइड होता है, ये पता कैसे मिलता है? ये इसमें जो आयरन है उसका कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है, 0.95 से 0.98, ये आयरन का ऑक्साइड है। निकल ऑक्साइड कहने को तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए NiO, NiO2, Ni2O फिक्स्ड हो, लेकिन ये फिक्स नहीं होता। जानते हैं कैसे मिलता है निकल ऑक्साइड? कैसे मिलता है? निकल 0.98 टू 1.03, 1.3 ऐसे वेरी करते हुए मिलता है। ठीक है, आपका जैसे टंगस्टन ऑक्साइड है, टंगस्टन का ऑक्साइड, अब मेरे को एग्जैक्ट तो इसका ठीक है, एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं आ रहा। ऐसे 2.9 टू 3.1 ऑक्साइड, ऐसे समथिंग लिख तो इसको ऐसे देते हैं WO3। ओके, लेकिन इसमें जो टंगस्टन है W यानी टंगस्टन, ये कुछ ऐसे वेरी करता है, इन्हें कहते हैं नॉन सोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स। अब आप लोग बस ऐसे देख लो कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन कहां लागू नहीं होता, नॉन सोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स पर। बस इतना याद रख लो, ये फॉर्मुलेज रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसे लिखो, ये हुआ तुम्हारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। लिखो, मैं मिटाता हूं। ओके, अब यहां पर थर्ड लॉ लेते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है लॉ? सुनो ध्यान से, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अटपटी है, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर उसके बाद में हम एग्जांपल से समझते हैं। ध्यान से देखो, if two elements form two or more compounds, दो एलिमेंट हैं जो एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, then masses of one element which combine with fixed mass of another element
have simple whole number ratio। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट हैं जो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट हैं, लेट टू एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन, और ये क्या बना रहे हैं, फॉर्म टू कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO एंड CO2, दो एलिमेंट हैं जो दो कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है। देन मासेस ऑफ वन एलिमेंट, अब देखो ध्यान से, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आप इसका एक मोल लो, इसका एक मोल लो, तो अगर आप इसका एक मोल लेते हो, इसका एक मोल लिया, तो इसके अंदर कार्बन का मास क्या है, 12 ग्राम। एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कार्बन का मास है 12 ग्राम, तो ऑक्सीजन का मास कितना हुआ, 16 ग्राम, क्योंकि एक मोल कार्बन हुआ और एक मोल ऑक्सीजन हुआ, जिनका मास लिख लिया। अब एक मोल CO2 ले लो, एक मोल CO2 के अंदर कार्बन कितने हैं, एक मोल कार्बन एटम है यानी 12 ग्राम, और एक मोल CO2 के अंदर ऑक्सीजन एटम कितने हैं, दो हैं, 2 मोल हैं, तो उनका वजन कितना हुआ, 32 ग्राम। ऑक्सीजन का मास यहां पर कितना हुआ, 32 ग्राम, कार्बन का मास कितना हुआ, 12 ग्राम। ठीक है, अब एक काम करो, ये कहता है मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट। अब आपको क्या करना होगा, यहां पर ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है, इनमें से किसी एक के मास को फिक्स कर लो। लेट मास ऑफ कार्बन फिक्स्ड, किस पर फिक्स कर लो, अब देखो 12 ग्राम है ये, एट 12 ग्राम आपने कार्बन के मास को फिक्स कर लिया 12 ग्राम पे। आप चाहो तो 1 ग्राम पे फिक्स कर सकते हो, 2 ग्राम फिक्स कर सकते हो, 3 ग्राम, जो तुम्हारी मर्जी आए फिक्स कर सकते हो। हमें आसान कैलकुलेशन के लिए 12 ग्राम पे फिक्स कर लिया। अब इस फिक्स्ड मास कार्बन के साथ ऑक्सीजन कितना रिएक्ट कर रहा है, यहां 16 ग्राम और 32 ग्राम। अब इनका जो रेशो होगा वो कितना आया, 16:32 या 1:2। ठीक है, अब वापस से अब इस डेफिनेशन को सुनो, अगर दो एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, यहां दो कंपाउंड बना लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2, देन मासेस ऑफ वन एलिमेंट, कौन सा, यहां पर ऑक्सीजन ले लिया, विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट, वो अनदर एलिमेंट कौन हो गया, वो अनदर एलिमेंट हमने ले लिया कार्बन, और उसका फिक्स्ड मास कितना ले लिया, 12 ग्राम। तो इस 12 ग्राम के साथ मासेस ऑफ वन एलिमेंट यानी ऑक्सीजन हैव सिंपल होल नंबर रेशो, ऑक्सीजन के आपस में जो रेशो है वो क्या है, दोनों एलिमेंट में सिंपल होल नंबर रेशो है कि नहीं है, 1:2। समझ गए, समझ गए। तो आपको दो एलिमेंट लेने हैं, उनमें से किसी एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर देना है, तो उस फिक्स एलिमेंट के साथ जो दूसरा एलिमेंट है, उस फिक्स मास के साथ दूसरा एलिमेंट के जो मासेस हैं, उनमें जब आप रेशो देखोगे तो वो कितना आएगा, होल नंबर रेशो आएगा। ठीक है, ठीक है। अब तुम कहोगे सर आपने तो कार्बन को फिक्स कर दिया, हम ऑक्सीजन को फिक्स करेंगे। अरे करो, अब एक काम करते हैं, हम ऑक्सीजन को फिक्स कर देते हैं। लेट, यहां तो हमने कार्बन से कर लिया, मास ऑफ ऑक्सीजन फिक्स एट, हाँ भाई कितना करूं, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम। लेट से हमने 16 ग्राम पे फिक्स कर लिया, या लेट से 32 ग्राम पे फिक्स कर लिया, लेट से 32 ग्राम पे फिक्स कर लिया। ठीक है, ठीक है। कार्बन कितना है, 12 ग्राम, ऑक्सीजन है 16 ग्राम। कार्बन कितना है, 12 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम। अब हमने ऑक्सीजन को 32 ग्राम पे फिक्स किया है, तो यहां 32 ग्राम के साथ कार्बन के 12 ग्राम है, ठीक है, ले आओ नीचे,
12। अब हमने कार्बन के ही रेशो लेने, 16 ग्राम के साथ 12 ग्राम है तो 32 ग्राम के साथ कितना होगा, ऑब्वियसली 24 ग्राम होगा। अब इस 24 ग्राम को नीचे ले आओ, 24:12 या फिर 2:1। एक मिनट दिख रहा है ना, हाँ। तो अब आपने इस केस में ऑक्सीजन को फिक्स किया है 32 ग्राम पे, तो इस 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मासेस ऑफ कार्बन जो होंगे वो आपस में होल नंबर रेशो होंगे। क्लियर है, क्लियर है। अब इससे देखो, अब डेफिनेशन, तो विच कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट, और यहां पर अनदर एलिमेंट कौन है, लेट्स से यहां पर हमने ऑक्सीजन को फिक्स कर लिया, तो कार्बन के जो मासेस आएंगे वो आपस में होल नंबर रेशो आएंगे। और लेट्स से अगर आपने यहां पर कार्बन को फिक्स किया है तो ऑक्सीजन के जो मासेस आएंगे उस फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन के साथ जो रिएक्ट कर रहे हैं वो क्या आएंगे, होल नंबर रेशो आएंगे। आगे ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं, इसे लिखो, मैं मिटा, आई होप लिखिएगा। चलो, अब हमने वापस से एक एग्जांपल में ले रहा हूं, लेट टू एलिमेंट्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट लिए और ये क्या बनाते हैं, फॉर्म कंपाउंड। नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, लेट से आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O3, N2O4, N2O5, बहुत सारे बना लिए। ठीक है, अब एक काम करो, अब आपको इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसी एक के मास को, या तो नाइट्रोजन के मास को या ऑक्सीजन के मास को फिक्स करना है। अगर आपने नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया तो फिर आपको चेक करना है कि उस फिक्स मास के साथ ऑक्सीजन एलिमेंट, अलग अलग कंपाउंड्स में ऑक्सीजन एलिमेंट के मासेस कितना कंबाइन कर रहे हैं और उन मासेस में रेशियो क्या आ रहा है। और अगर आपने फिक्स मास किसका लिया है, ऑक्सीजन का लिया है, तो आपने देखना है कि इन सारे कंपाउंड्स में नाइट्रोजन के मासेस जो फिक्स्ड मास ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहे हैं उनमें आपस में रेशियो, होल नंबर रेशियो आ रहा है या नहीं। ठीक है, प्रैक्टिकली देखते हैं। तो NO, N2O, NO2, N2O3, N2O4, N2O5। ठीक है, ठीक है। अब इन सबका एक एक मोल ले लो, तो यहां पर नाइट्रोजन का कितना मास है, एक मोल नाइट्रिक ऑक्साइड में 14 ग्राम, और ये हो गया 16 ग्राम। ये कितना हो गया, दो नाइट्रोजन है तो 28 ग्राम और एक ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम। ये कितना हो गया, 14 ग्राम एंड 32 ग्राम, 28 ग्राम, 16 48, 48 ग्राम, 28 ग्राम, 64 ग्राम, 28 ग्राम एंड 80 ग्राम। अब आप नाइट्रोजन को फिक्स कर लो या ऑक्सीजन को फिक्स कर लो, तो मैं कर लेता हूं, लेट मास ऑफ नाइट्रोजन फिक्स्ड एट, किस पे कर लो, देखो नाइट्रोजन 14 28, या तो 14 पे कर लो या 28 पे कर लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। चलो मैं कर लेता हूं, लेट से 14 ग्राम पे फिक्स कर लिया। अब इस 14 ग्राम, हर एलिमेंट, हर कंपाउंड में 14 ग्राम नाइट्रोजन के साथ कितने ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है वो निकालो, और उन सारे ऑक्सीजन के मासेस में रेशो निकालो। अब वो जो रेशो है वो सिंपल होल नंबर रेशो आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो आपने ये 14 ग्राम फिक्स कर दिया, तो इसके साथ तो 16 ग्राम है ही, नीचे ले आओ, 16, 28 ग्राम
के साथ 16 ग्राम है, तो 14 ग्राम के साथ कितना ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा होगा? 8 ग्राम। ये तो फिक्स है। 14 ग्राम के साथ 8 ग्राम कंबाइन कर रहा है, इसको नीचे ले आओ, इनमें अब रेशो निकाला जाएगा। 14 ग्राम पर फिक्स किया है, 32 ग्राम नीचे ले आओ। 28 ग्राम के साथ 40 ग्राम है, 48 ग्राम है, तो 14 ग्राम के साथ कितना कंबाइन कर रहा होगा? 24 ग्राम। ये हो गया फिक्स्ड और ये ले आए नीचे। देखो ना, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के मासेस हैं ये ऑक्सीजन के मासेस हैं जो 14 ग्राम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। मासेस ऑफ एलिमेंट है ये विच कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट, यानी 14 ग्राम के साथ। यहाँ 28 के साथ है 64 ग्राम, तो 14 ग्राम के साथ कितना हो गया? 32 ग्राम। ये तो हमारा 14 ग्राम के साथ 32 ग्राम है। 28 के साथ 80 ग्राम है, तो 14 ग्राम के साथ कितना हुआ? 40 ग्राम। ये हमारा फिक्स था। अब 14 ग्राम के साथ 40 ग्राम, तो ये आ गए masses of one element which combined with fixed mass of another element have simple whole number ratio। अब इनमें जब आप रेशो निकालोगे तो 8 दूनी 16, 2 रेशो 1 रेशो 4 रेशो 3 रेशो 4 रेशो 5। सिंपल होल नंबर रेशो है कि नहीं है? कोई आधा उधा पौन डेढ़ ऐसा तो नहीं है, ठीक है, कि 1 रेशो 1.25 आ रहा हो, कि 2.5 रेशो 3.5 आ रहा हो। सिंपल होल नंबर रेशो है, ठीक है। ठीक, अब देखो पुराने जमाने के लॉज हैं, अब ऐसे तो आपको कई जगह एक्सेप्शन मिल भी जाएंगे, क्लियर है? जैसे नॉन सोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स वो एक्सेप्शन दे देते हैं, ओके। तो बस आपने इसको, इस बात को ऐसे समझना है। चलो ठीक है, कहीं भी दो एलिमेंट का जिक्र हो तो समझ जाओ कि दो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं वो मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ठीक है। ठीक है, इसे लिखो, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, फिर एक्सेप्शंस देखते हैं। लिखो अब जैसे कि आप लोग मान लिया कि दो एलिमेंट है, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन, और एक कंपाउंड बनाते हैं, फॉर्म्स P2O3 P2O5 P4O10। अब आप एक बार इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगा करके आप चेक करो, ठीक है, ओके। जैसे P2O3 P2O5 P4O10, फास्फोरस कितना हुआ? 2 × 31 ग्राम, और ये कितना हो गया? 48 ग्राम। ऑक्सीजन 48 ग्राम, फास्फोरस, ठीक है, 62 ग्राम, और ये कितना हो गया? 80 ग्राम, 16 × 80, और ये कितना हो गया? 4 × 31 ग्राम इंटू ये कितना हो गया? 160 ग्राम। अब मास ऑफ फास्फोरस को फिक्स कर लो, या ऑक्सीजन को फिक्स कर लो, किसी को भी फिक्स कर लो। लेट मास ऑफ phosphorus is fixed at 62 ग्राम। ये 62 ग्राम, ये 62 ग्राम, और ये 124 ग्राम। तो 62 ग्राम पे आपने फिक्स कर लिया, कितना है? 48। ये 62 ग्राम पे आपने फिक्स कर लिया, कितना है? 80। और ये कितना है? इसको 62 ग्राम पे फिक्स करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 80 ग्राम। तो नीचे उतारो 80, रेशो ले लो, 48 रेशो 80 रेशो 80, तो कितना हो गया? आ जाएगा। तो 8 × 48, 2 × 6, 3:5 रेशो 5 आ गया। सिंपल होल नंबर रेशो इस तरीके से साबित हो, यानी
ठीक है, बस यानी किसी एक एलिमेंट को फिक्स कर दो और जो दूसरा एलिमेंट है उसके मासेस में जो रेशो आएगा सिंपल होल नंबर रेशो आएगा। ओके, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपसे कहूं कि अ मेटल विद ऑक्सीजन फॉर्म दो तरह के ऑक्साइड बनाता है, टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। जैसे कि अभी मैंने फास्फोरस देखा, फास्फोरस के ऑक्साइड्स देखे, P2O3, P2O5, P4O10, ऐसे कोई मेटल है जो कि दो ऑक्साइड बना रहा है। इन वन ऑक्साइड 7 ग्राम मेटल ऑक्साइड हैव 3 ग्राम मेटल, और जो एक एनोदर ऑक्साइड है लेट्स से 16 ग्राम मेटल ऑक्साइड हैव 6 ग्राम मेटल। ये अलग मेटल ऑक्साइड है, ये अलग मेटल ऑक्साइड है। तो आपको बताना है डज these oxides follow law of multiple proportions। तो क्या करोगे, आपको नहीं पता भाई मेटल ऑक्साइड में कौन सा है, ये मेटल ऑक्साइड मान लो 1 और ये मेटल ऑक्साइड 2। अब यहाँ एक्स वाई है, पी क्यू है, ये आपको नहीं पता क्या लग रहा है, क्या लग रहा है नहीं पता। हाँ, इसका अमाउंट दे रखा है कि इसका जब 3 ग्राम के साथ 3 ग्राम मेटल है तो ऑक्सीजन कितना हुआ 4 ग्राम। टोटल मेटल ऑक्साइड 7 ग्राम है, 7 ग्राम में मेटल कितना है 3 ग्राम, तो बचा क्या ऑक्सीजन 4 ग्राम। तो मेटल है 3 ग्राम, ऑक्सीजन है 4 ग्राम। इसमें मेटल है 6 ग्राम, तो 16 ग्राम में से 6 ग्राम गए तो 10 ग्राम क्या है आपका ऑक्सीजन। फिक्स कर लो किसी एक को भी। लेट मास ऑफ मेटल फिक्स डेट 3 ग्राम पे कर लो, 6 ग्राम पे कर लो, 1 ग्राम पे कर लो, 2 ग्राम पे कर लो, बट कैलकुलेशन बच जाएगी, कोई एक कर लो। लेट से आपने 6 ग्राम पे फिक्स कर लिया। तो मासेस ऑफ मेटल, मासेस ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइंड विथ 6 ग्राम ऑफ मेटल, यहां तो आ गया 10 और यहां पर 3 ग्राम के साथ 4 ग्राम है तो 6 ग्राम के साथ 8 ग्राम है। ये फिक्स हो गया, 8 नीचे लेके आओ तो 8:10 आ गया। ठीक है, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 आ गया, सिंपल होल नंबर रेशो। तो यस, दे फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर है? क्लियर। इसे लिखो, फिर आप कुछ एक्सेप्शनल केस लिखते हैं जहां लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लागू नहीं होता। वही आपका आइसोटोपिक वेरिएशन, नॉन सोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स, वही चीज है। लिखो। हम कुछ एक्सेप्शंस ले लेते हैं कहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई नहीं होता। इन केस ऑफ फॉर नॉन सोशियोमेट्रिक कंपाउंड ये लागू नहीं होता। क्या होता है नॉन सोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स, हमने बात की है। जनरली ये ट्रांजिशन एलिमेंट के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि FeO है, आयरन ऑक्साइड है, निकल ऑक्साइड है। देखने में तो लगता है ये 1:1 है, 1:1 नहीं। इसमें एटम्स का जो अमाउंट है, एटम का जो रेशो है वो होल नंबर होता ही नहीं है, इसलिए हम यहां पर नहीं लगा सकते। ठीक है, बस आप ये याद रखो, जैसे निकल है वो इतना होता लगभग, बस नॉन सोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स में लागू नहीं होते। और दूसरा आइसोटोपिक इफेक्ट, आइसोटोप इफेक्ट,
अब आपको कहोगे लेट से दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और मिलकर के दो कंपाउंड बनाते हैं H2O एंड H2O2, ठीक है। तो इस पर तो लागू हो जाएगा, लेकिन मान लो अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप बनते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अब यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन का मेंशन है ये बताना पड़ेगा। अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट हम प्रोटियम को लेकर के चलते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब ये लॉ दिया गया था ना, उस टाइम आइसोटोप वगैरह होते ही नहीं थे, उस टाइम मतलब डिस्कवर ही नहीं हुए थे आइसोटोप। तो जब आप आइसोटोप का फंडा इसमें लगाते हो तो आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन काम नहीं करता, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अगर आप इसमें ऐसे कर दोगे कि एक एलिमेंट तो ये प्रोटियम वाला हो गया और ये ड्यूटेरियम वाला हो गया, तो ये तो एक तरह से 3 एलिमेंट टाइप हो गए, लेकिन एलिमेंट तो हालांकि 2 हैं। कहने का मतलब है आइसोटोप वाला फंडा आपने नहीं लगाना है, क्योंकि उस टाइम तक डिस्कवरी नहीं हुई, ठीक है। ठीक है, चलो तो हम लिख देते हैं एट द टाइम व्हेन these laws are given, concept of isotopes was not there, ठीक है। तो आइसोटोप अगर आप आइसोटोप लगा के लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगाओगे तो आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आइसोटोप्स के केस में भी नहीं लगाना, ठीक है। बस अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लिखो